मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नेपोलियन के पतन के कारण। नेपोलियन जो कि एक महान योद्धा एवं विजेता था, ग्रांड एम्पायर का निर्माण उसके प्रयत्नों और प्रतिभा का ही परिणाम है। 1807 की टिलसिट की संधि उसका चरमोत्कर्ष का एक सीमांकन बिंदु थी। बाल्कन प्रायद्वीपीय को छोड़कर यूरोप की संपूर्ण भूमि पर उसका प्रभाव था। लगभग सारा का सारा स्पेन, इटली, जर्मनी का राइन संघ और बारसा की ग्रांड डची नेपोलियन के आश्रित राज्य थे, जिनके शासकों की नियुक्ति वह स्वयं करता था। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, प्रशिया और रूस उसके समर्थक राज्य थे। इन सब के बावजूद नेपोलियन अपनी विजयों एवं उपलब्धियों को स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाया। 1807 के बाद के वर्षों में एक के बाद एक पराजय ने उसके पतन को कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। फ्रांस की या नेपोलियन ने ऐसी क्या गलतियां की जो उसके पराभव के लिए जिम्मेदार ठहराई जाती हैं, जो इसको हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला, अधिनायकवाद। नेपोलियन के अधिनायकवाद ने स्वतंत्रता का गला घोंटकर तत्कालीन विचारधारा के विरुद्ध बहने का प्रयास किया। जब कोई व्यक्ति तेजी से बहती नदी की विपरीत धारा के विरुद्ध तैरता है तो ये काम आसान नहीं होता है। यद्यपि नेपोलियन अच्छा तैराक था, परंतु उसके खराब स्वास्थ्य और थकान ने उसको कमज़ोर बना दिया था। प्रोफेसर जे हॉलैंड ने लिखा है, उसका स्वभाव जिद्दी बन गया था, जो उसके पतन का कारण बना। उसने अधिनायकवाद ने स्वतंत्रता का गला घोंट दिया, समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया। उनमें केवल सरकार से अनुमोदित चर्चा ही हो सकती थी। अखबार द्वारा राज्य की किसी प्रकार की आलोचना संभव नहीं थी। विरोध की आशंका के आधार पर लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। दूसरा, अनवरत युद्ध। नेपोलियन ने अपने जीवन काल में लगभग 40 युद्ध लड़े थे और जिनमें अधिकांश में उसने सफलता प्राप्त की, किंतु इन युद्धों ने उसके शत्रु अधिक पैदा कर दिए। फ्रांस का सम्राट बनने के पश्चात वह विश्व विजय का सपना देखने लगा। यही उसके पतन का कारण बना, क्योंकि यूरोप के राष्ट्रों ने उसके विरुद्ध संगठन बनाकर उसके पतन के बीच वो दिए। महत्वाकांक्षाओं को यथार्थ का जामा पहनाने का कार्य सैन्य बल का था। सेना और उसके युद्धों से थक चुकी थी और उनमें से अधिकांश योग्य सेनापति भी समाप्त हो चुके थे। मास्को अभियान में उसे 5 लाख सैनिकों से हाथ धोना पड़ा। लिप्जिंग की लड़ाई में नेपोलियन को 1,20,000 सैनिकों की मृत्यु का सामना करना पड़ा। नेपोलियन की सैन्य आवश्यकताएं इतनी अधिक बढ़ गई थीं जिनको पूरा करना कठिन हो गया था। परिणाम स्वरूप अन्य देशों के सैनिक भी उसे अपनी सेना में लेने पड़े, जिसका परिणाम उसके हित में नहीं रहा। तीसरा, राष्ट्रवाद की भावना। विजित प्रदेशों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास नेपोलियन के पतन का एक प्रमुख कारण रहा। राष्ट्रवाद की भावना से प्रभावित होकर यूरोपीय देशों के लिए विदेशी शासन का विरोध करना उचित ही था। यह ध्यान है कि उसने विजित प्रदेशों में अपने सगे संबंधियों को शासक नियुक्त किया, उनमें अपनी इच्छा अनुसार प्रशासनिक परिवर्तन किए, लोगों पर अनावश्यक टैक्स लगाए, उन्हें इंग्लैंड का व्यापारिक बहिष्कार करने के लिए बात किया। स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, रूस तथा प्रशा के निवासी राष्ट्रीय भावना से उत्प्रेरित होकर संघर्षरत हो गए। प्रबल राष्ट्रीय विरोध के आगे नेपोलियन की शक्ति टूटने लगी। क्रांतिकारी विचारधारा ने आत्मनिर्णय के सिद्धांत के अधिकार के सिद्धांत को जन्म दिया, परंतु नेपोलियन इसी आकांक्षा का गला घोंटना चाहता था, जो कि उसके पतन का कारण बनी। महाद्वीपीय नीति। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था उसके लिए आत्मघाती सिद्ध हुई। नेपोलियन ने इंग्लैंड को परास्त करने के लिए एक आर्थिक युद्ध का सहारा लिया था, जिसमें इंग्लैंड उसका प्रबल प्रतिद्वंदी बन गया। इंग्लैंड केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में उस समय सबसे शक्तिशाली देश था। उसके पहले कि उसका कोई प्रतिद्वंदी खड़ा होता, वह अपनी सारी शक्ति लगाकर उसे कुचल देने को तैयार है। उसकी नौसेना बहुत अच्छी थी। संपूर्ण विश्व में फैले हुए उसके उपनिवेश के लिए कुमुक आपूर्ति के सतत स्रोत थे। इंग्लैंड की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति उसे सदैव लाभ की स्थिति में रखा। इस व्यवस्था से फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। वस्तुओं के अभाव में जनता का साधारण वर्ग भी नेपोलियन का विरोधी बन गया। इस व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने के लिए उसे और प्रादेशिक विजयों के लिए बाध्य करना पड़ा। पुर्तगाल, स्पेन, रूस, रोम से नेपोलियन का टकराव इस व्यवस्था को सफल बनाने का ही दुखद अध्याय है। इस प्रकार महाद्वीपीय नीति
नेपोलियन को अनिवार्य रूप से अनाक्रामक युद्धों की नीति में उलझा दिया, जिसके परिणाम विनाशकारी सिद्ध हुए। प्रायद्वीपीय युद्ध। प्रायद्वीपीय युद्ध नेपोलियन के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुए। 1807 में नेपोलियन की कीर्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, किंतु उसके पश्चात उसने एक से एक मूर्खतापूर्ण गलत कदम उठाया। उसने स्पेन के सम्राट चार्ल्स चतुर्थ को हटाकर उसके भाई जोसेफ को 1808 में गद्दी पर बैठा दिया। इस कार्य के द्वारा नेपोलियन ने अपनी कब्र खोद ली। 3 लाख फ्रांसीसी सैनिक गंवाकर भी नेपोलियन इसको स्पेन के विरुद्ध प्रायद्वीपीय युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सका। नेपोलियन ने जीवन का सबसे लंबा युद्ध था। स्वयं नेपोलियन ने कहा था, स्पेन के नासूर मुझे तबाह कर दिया। ग्रांट और टेम्परले ने लिखा है, स्पेन के युद्ध को कैंसर कहना अत्यंत न्याय संगत है। इसने नेपोलियन की शक्ति रस को चूस लिया था। नेपोलियन ने के स्पेन के अभियान ने स्पेन में ही नहीं, मध्य यूरोप में भी राष्ट्रीय भावना को तेज़ी से उभारा, जिससे राष्ट्रीय भावनाओं के ओतप्रोत राष्ट्र से लड़ना नेपोलियन के लिए मुश्किल हो गया। छठा, रूस का अभियान। रूसी अभियान नेपोलियन के लिए कम आत्मघाती सिद्ध नहीं हुआ। वह 6,10,000 सैनिकों के साथ मास्को विजय के लिए गया था, किंतु उसने वहां पर 5 लाख सैनिक गंवा दिए। धूल, मिट्टी, भूख, प्यास, भयंकर गर्मी और तत्पश्चात कड़ाके की सर्दी तथा बीमारी ने नेपोलियन की सेना का नाश कर दिया। इस अभियान ने नेपोलियन की शक्ति को बहुत धक्का पहुंचाया तथा उसकी छवि को खराब कर दिया। इस युद्ध ने फ्रांस की सेना की कमजोरियों को यूरोप के राष्ट्रों के समक्ष स्पष्ट कर दिया। वे अपनी स्वतंत्रता का प्रयास करने लगे। फिशर की मान्यता है, मास्को अभियान 2 राष्ट्रों के बीच संघर्ष नहीं था, अपितु एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा तथा एक महान धार्मिक जाति की राष्ट्रीय भावना के बीच संघर्ष था। फ्रांस की दुर्बल नौसैनिक। नेपोलियन के पतन का एक प्रमुख कारण फ्रांस की नौसेना की दुर्बलता थी। उसने स्थल युद्धों में तो यूरोप के अधिकांश देशों को पराजित करने में सफलता प्राप्त की, परंतु वह इंग्लैंड को पराजित करने में सफल नहीं हुआ। इंग्लैंड की उसका प्रबल शत्रु था। वही नेपोलियन के विरुद्ध बार बार गुटों का निर्माण करता रहा और गुट में सम्मिलित होने वाले देशों को सैनिक साज सज्जा की मदद करता रहा। इंग्लैंड के जहाजी बेड़ों को परास्त करना बहुत मुश्किल कार्य था। इंग्लैंड सर्वश्रेष्ठ नौशक्ति थी और नेपोलियन भी 2 बार इंग्लैंड के जहाजी बेड़ों के हाथ पराजय का मुंह देखना पड़ा। फ्रांस की नौसेना शक्ति की दुर्बलता ने नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था भी असफलता के कगार पर लाकर खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। लास्ट में अंत में करेंगे पारिवारिक मोह। नेपोलियन का अपने संबंधियों के प्रति मोह भी उसका पतन का एक कारण रहा। वह जितना उनके प्रति दयालु था, वे उतनी ही उसके प्रति कृतज्ञ थे। नेपोलियन अपने भाइयों के व्यवहार से अत्यंत दुखी था। 1810 में नेपोलियन ने मेटरनक से एक बार शिकायत की थी कि जितना लाभ मैंने अपने संबंधियों को पहुंचाया है, उससे कहीं अधिक हानि उन्होंने मुझे पहुंचाई है। उसके भाइयों में लुई नेपोलियन को हॉलैंड, जोसेफ को स्पेन, जोरेम को वेस्टफीनिया का शासक बनाया। उसकी बहन कोरोलिन का विवाह अपने सेनापति मुराद के साथ कर दिया। मुराद को नेपल्स का शासक बना दिया, किंतु संकट के समय किसी भी संबंधी ने उसकी सहायता नहीं की। इस प्रकार नेपोलियन के पतन के कारण एकाधिक थे और अपने पतन के लिए वह काफ़ी सीमा तक स्वयं जिम्मेदार था। उसका घमंडी एवं हठी स्वभाव, सैनिकवाद, पोप को रुष्ट करना, महाद्वीपीय व्यवस्था, प्रायद्वीपीय युद्ध, शत्रु की शक्ति को कम समझना, मास्को अभियान विस्तार और युद्ध की नीति चलते रहना ऐसे कारण थे जिनके लिए स्वयं उत्तरदायी था। परंतु इंग्लैंड का प्रबल विरोध, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का उदय तथा निर्बल नौसैनिक शक्ति कुछ अन्य कारण थे जो उसके पतन का कारण बने। इतिहासकार डेविस थॉमसन ने लिप्जिंग और वाटरलू के नेपोलियन की भूलों को पतन के लिए गंभीर माना है। स्पेन की शक्ति को कम समझना, मास्को अभियान में भीषण सर्दी, अधिक देर तक रुकना, वाटरलू की लड़ाई के समय आक्रमण में ढील देना आदि नेपोलियन की भयंकर भूलें थीं। नेपोलियन ने कहा था, मैंने समय नष्ट किया है, समय ने मुझे नष्ट कर दिया। डॉक्टर स्टोवाने ने लिखा है कि नेपोलियन के पतन के सारे कारण एक शब्द थकान में निहित हैं। कुछ इतिहासकारों ने अटूट ब्रिटिश प्रतिरोध को नेपोलियन के पतन के कारणों में अधिक प्रमुखता दी है। नेपोलियन ने युद्धों के द्वारा ही साम्राज्य का निर्माण किया था तथा युद्धों ने ही उसका पतन कर दिया। इसी कारण यह कहा जाता है, जिन तत्वों ने नेपोलियन के साम्राज्य का निर्माण किया, उन्हीं तत्वों ने उसका विनाश कर डाला। इस प्रकार हमने आज किया नेपोलियन के पतन के कारण। नमस्कार।